बच्चों, कैसे हो? तो आज अपना प्रकाश की प्रकृति चैप्टर की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास अपन कर चुके हैं और वो शायद आपने देख ली होगी। तो देखो, अपन ने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी प्रकाश की प्रकृति, उसमें प्रकाश की एक घटना का नाम लिया था व्यतिकरण, जिसके बारे में आपको कहा था कि इसको इसी चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे। व्यतिकरण का नाम लिया था, याद आ रहा है क्या व्यतिकरण? हाँ, तो देखो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे अपन कि यह व्यतिकरण क्या है। तो देखो, व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण होता है जब अपने पास में दो या दो से अधिक तरंगे, जब अपने पास में 2 या 2 से अधिक तरंगे हैं, ये जो 2 या 2 से अधिक तरंगे हैं, ये तरंगे समान आवर्ती की हैं। ये जो जितनी भी तरंगे हैं उनकी सबकी आवर्ती जो है वो समान है, और आयाम जो है वह आयाम भी लगभग समान है। एग्जैक्ट समान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग समान ही होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है आयाम में। और ये जो दोनों तरंगे हैं, ये तरंगों का जो कलांतर है, कलांतर जो है वो नियत है। तो अपने पास में ऐसी 2 या 2 से अधिक तरंगे हैं जिनकी आवर्ती समान है, आयाम लगभग समान है और कालांतर नियत है। वो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई, एक दिशा में संचरित होती हुई, वो जो तरंगे हैं वो किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है। क्या होती है? अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलती है, एक दूसरे के साथ जुड़ती है। तो अध्यारोपित होती है तो क्या होता है कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश तीव्रता जो है, प्रकाश की जो तीव्रता जो है या तरंग की जो तीव्रता है वह तीव्रता अधिकतम हो जाती है। कुछ बिंदुओं पर तो तीव्रता जो है वह अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता जो है वो न्यूनतम तीव्रता हो जाती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। यही जो घटना है, इस पूरी घटना को जो है अपने इस पूरी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इस पूरी घटना को अपन व्यतिकरण कहते हैं। और यह जो व्यतिकरण है, ये जो व्यतिकरण है, यह तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है। तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब तरंग जो व्यतिकरण जो होगा, अगर किसी चीज का व्यतिकरण हो रहा है कहीं पे, तो अपन क्या कह देंगे कि वहां पे तरंग है। ये जो व्यतिकरण है वह केवल और केवल तरंगों का ही होता है, इसीलिए इसका वर्ड दिया है अपन ने अभिलाक्षणिक। तो ये थी व्यतिकरण की परिभाषा। तो व्यतिकरण की परिभाषा क्या थी? अपने पास में 2 या 2 से अधिक तरंगे हैं। 2 या 2 से अधिक तरंगे हैं। कैसी हैं वो तरंगे? समान आवर्ती की है, आवर्ती जो है वो समान है, और आयाम जो है वो भी लगभग समान है, और कालांतर जो है, कालांतर क्या होता है? कला का अंतर, या फिर कला जो है अपने वो मान सकते हैं। कला क्या होती है? कला का मतलब होता है कोण। 11वीं क्लास में अपन ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। कला क्या होती है? कोण होता है कि वो तरंग जो है वो कितने कोण पर है, उसकी स्थिति को निरूपित करने वाला कोण। कला क्या होती है
किसी तरंग की स्थिति को निरूपित करने वाला कोण। तो कालांतर जो है वह भी नियत रहे, समय के साथ में बदले नहीं। नियत का मतलब समय के साथ बदले नहीं, किसी माध्यम में चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है। किसी माध्यम में एक दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है। तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इसी पूरी घटना को अपन व्यतिकरण कहते हैं। और ये जो व्यतिकरण है यह तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है। तो देखो बोर्ड पे अपन ने क्या लिखा, इस लिखे हुए से आपको परिभाषा समझ में आई क्या? तो परिभाषा जो है वो आपको अभी नोट करवा देंगे। पहले जो लिखा हुआ है इसको समझो। नोट जो है आपको आगे जब मैं बोलूं कि नोट करना है तभी नोट करना है। जब तक आपको बोला नहीं जाए कि नोट करना है तब तक नोट ना करें। आपके बहुत ही अच्छे से नोट्स बनवाएंगे। अब देखो व्यतिकरण जो होता है, यह व्यतिकरण जो है यह व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक को तो कहते हैं अपन संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरे को कहते हैं अपन विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, संपोषी और विनाशी होता है। तो देखो संपोषी व्यतिकरण क्या है? संपोषी व्यतिकरण है जो तरंगे अध्यारोपित हो रही है, जो तरंगे अध्यारोपित हो रही है उन तरंगों के मध्य कला का जो अंतर है, कलांतर जो है वह 2 पाई का समगुणज हो। सॉरी, पाई का समगुणज हो, या इसी को बोल सकते हैं अपन 2 पाई का गुणज हो। कहने का मतलब क्या हो? कालांतर जो है वह 2n पाई हो। यहां पे n का मान क्या रख देंगे अपन? 1 2, सॉरी सम रखेंगे n का मान। तो यहाँ पे सॉरी कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये सम हो गया। तो कालांतर जितनी भी तरंगे अध्यारोपित हो रही है, जुड़ रही है, उन तरंगों के मध्य जो कलांतर है, कला का जो अंतर है वह पाई का समगुणज होना चाहिए। पाई का समगुणज कितना हो गया? 2n पाई। n का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं अपन। तो इसी को क्या कह सकते हैं अपन कि अध्यारोपित होने वाली जो तरंगे हैं वो तरंगे समान कला में होनी चाहिए, समान कला में होनी चाहिए। समान कला में कैसे होनी चाहिए भैया? समान कला में ऐसे होनी चाहिए कि जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे यह अपन ने एक तरंग ली, ये तरंग ली, तो ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे कितना पाई और यहाँ पे 2 पाई। अगर एक तरंग 2 पाई चल चुकी है, 2 पाई चलने के बाद में वापस कैसे आ जाएगी? ये ऐसे ही आ जाएगी। वापस कैसे आ जाएगी? सेम इसी तरीके से आ जाएगी। तो सेम 2 पाई चलने के बाद में वैसी हो जाएगी ना जैसे पहली थी। तो 2 पाई चलने के बाद में वैसी हो गई, मतलब दोनों जो है एक जैसी है, एक जैसी है। तो उनको क्या कह सकते हैं अपन? समान कला में कह सकते हैं। तो दोनों तरंगे जो हैं वो समान कला में होगी। कैसे होगी इसको अपन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। जैसे अपने पास में 2 तरंगे ले लेते हैं अपन। एक तरंग जो है वो है अपने पास में इस तरह से, ये जो है अपने पास में एक तरंग है इस तरह से, क्लियर है? दूसरी तरंग जो है वह दूसरी तरंग भी अपने पास में इसी तरह से है और दोनों के आयाम में अपन बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यतिकरण के लिए अपन ने आवश्यक शर्त क्या लिखी थी कि दोनों अध्यारोपित होने वाली तरंगों का आयाम लगभग
समान होना चाहिए। तो ये दो तरंगे दिख गई आपको, इसको तो बोल देते हैं अपन फर्स्ट तरंग, और ये नीचे वाली जो है इसके नीचे देखो, दोनों मेरे पास कलर पेन नहीं है तो दोनों को एक चीज निरूपित किया है, आप कलर पेन से निरूपित कर सकते हो सेकंड तरंग। अब ये जब दोनों तरंगे मिलेगी तो दोनों तरंगे समान कला में मिलेगी, तो यहां पे जो परिणामी तरंग बनेगी वह परिणामी तरंग कुछ इस तरह से बनेगी, ज्यादा आयाम की। यह जो है अपने पास में क्या हो गई, परिणामी तरंग हो गई। तो कहने का मतलब है ये जो है जब इस तरह से संपोषी व्यतिकरण होगा तो अपने पास में जो जगह बनेगी, जो व्यतिकरण होगा उसमें तीव्रता जो है वो अधिकतम आएगी, अधिकतम तीव्रता आएगी। ये जो परिणामी तरंग आई ये बड़ी बनी ना, तो ये इसी को क्या कहते हैं अपन, आयाम का स्क्वायर जो है उसी को तीव्रता कहते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। तो आयाम ज्यादा आया तो तीव्रता भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। आप समझ सकते हो कि इसी आयाम को तीव्रता कहते हैं। तो आयाम ज्यादा आया तो तीव्रता भी ज्यादा हो गई, तो ये जो है यहाँ पे अधिकतम तीव्रता आ जाएगी। अब देखो विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा भैया, विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है, क्या होता है, कलांतर, वह पाई का विषम गुणज होता है। पाई का विषम गुणज होता है। पाई के विषम गुणज का क्या मतलब है भैया, पाई के विषम गुणज का मतलब है 2n-1 पाई। पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया। इस फॉर्मूले में आप n का मान जो है 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखो, आपका विषम संख्या ही आएगी। तो इतना कालांतर होना चाहिए। तो इस कालांतर का मतलब क्या हो गया, इस कालांतर का मतलब हो गया कि अध्यारोपित होने वाली तरंगे जो है वो कैसी होगी, विपरीत कला में होगी। विपरीत कला में कैसे होगी, इसको भी दोबारा समझ लो। ये अपने पास में तरंग है, अगर यह पाई आगे और चल गई, पाई जैसे दूसरी तरंग जो है वह भी अपने पास में सेम ऐसी है। अब दोनों तरंगों को, इस वाली तरंग को पाई चला दो, इस वाली तरंग, ये तरंगे ऐसी है मतलब, ठीक है। इस वाली तरंग को पाई चला दिया तो ये तरंग कैसी हो गई, ऐसी हो गई ना। तो अब देखो ये दोनों तरंगे विपरीत है ना, इसको, ये तरंगे यहां से ऊपर जा रही है पहले और ये यहां से नीचे जा रही है, दूसरी तरंग ऐसे हो रही है। तो ये तरंगे जो है कैसी हो गई, विपरीत कला में हो गई। तो पाई जब भी आएगा तो तरंगे कैसी हो जाएगी, विपरीत कला में हो जाएगी। चलो भैया इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाए तो इस दिशा में अपन ने क्या ले लिया, विस्थापन ले लिया, विस्थापन। इधर भी अपन लिख देते हैं विस्थापन। तो देखो ये जो है अपने पास में दो तरंगे लिख देते हैं अपन, यहाँ पे दो तरंगे बना लेते हैं। दो तरंगे कैसे हैं, एक तरंग जो है वो यहां से इस तरह से डैश डैश से दिखा देता हूं मैं दोबारा। एक तरंग जो है वह इस तरह से जा रही है, इस तरह से। दूसरी तरंग विपरीत कला में होगी तो वो कैसे जाएगी, दूसरी तरंग जो है वो इस तरह से जाएगी, इस तरह से दूसरी तरंग जाएगी। ये जो है यह हो गई अपने पास में सेकंड तरंग, और ये हो गई अपने पास में फर्स्ट तरंग। इनसे जो परिणामी तरंग बनेगी, अब ये दोनों उल्टी है ना, विपरीत कला में है, तो परिणामी तरंग जो बनेगी उस परिणामी तरंग का आयाम जो है वो कम होगा, इस तरह से छोटी बनेगी। आयाम कम होगा करने का मतलब क्या हुआ, न्यूनतम तीव्रता, तीव्रता जो है वो न्यूनतम हो गई, तीव्रता कम से कम तीव्रता है। तो ये जो है अपने पास में
संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण हुआ। यह भी आपको अभी नोट नहीं करना है, जब मैं बोलूं आपको आगे लिखवाऊंगा बाकायदा, उस टाइम नोट करना है। अभी केवल आपको यह समझना है। तो देखो इसको एक बार दोबारा देखो पूरे को, तो क्या हुआ, अब व्यतिकरण की परिभाषा पढ़ ली थी अपन ने, फिर पढ़ा व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक संपोषी दूसरा विनाशी। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जिसमें कालांतर कितना हो, पाई का समगुणज। पाई का समगुणज मतलब समान कला। समान कला होगी तो अपन को तीव्रता ज्यादा मिलेगी। है डायग्राम बना दिया इस तरह से समान कला वाली, तो परिणामी तरंग की तीव्रता ज्यादा मिली, मतलब तीव्रता अधिकतम। विनाशी व्यतिकरण मतलब कलांतर कितना, पाई का विषम गुणज। पाई का विषम गुणज तो क्या हो गई, विपरीत कला में। विपरीत कला में तो यह जो है डायग्राम हो गया आपका विपरीत कला में। कैसे है, दो तरंगे, एक तरंगे अपन ने इस तरह से ले ली, दूसरी इसके विपरीत ली, तो परिणामी तरंग जो मिलेगी उसकी तीव्रता कम होगी, तो तीव्रता न्यूनतम। ठीक है, तो ये नेक्स्ट अपन कुछ परिभाषाएं या टर्मिनोलॉजी जो अपने आगे काम में आएगी। स्रोत जो होते हैं, प्रकाश के स्रोत की बात कर रहा हूं। प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका कला संबंध स्रोत, एक तो होते हैं कला संबंध स्रोत और दूसरे होते हैं कला असंबंध स्रोत। तो देखो दोनों में क्या अंतर है। कला संबंध स्रोत और कला असंबंध स्रोत का मतलब क्या है, तो अपन जो है ये दो परिभाषाएं जो है अपने बार बार यूज में आएगी। अपन आगे कहेंगे कि ये दो स्रोत जो है वो कला संबंध है और ये दो स्रोत जो है वो कला संबंध नहीं है। तो देखो कला संबंध और कला असंबंध स्रोत का मतलब क्या हुआ, ऐसे कोई भी दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं स्वतंत्र स्रोत। स्वतंत्र स्रोत का मतलब है कि एक दूसरे के कारण उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको उठा लो तो इस स्रोत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको उठा लो तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे स्वतंत्र स्रोत जिनकी कला जो है, जिनका कलांतर जो है वह समय के साथ नियत रहे। और ऐसे स्वतंत्र स्रोत जिनका कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहे। समय के साथ अगर नियत रहे तो वो हो जाएंगे कला संबंध स्रोत, और समय के साथ नियत नहीं रहे तो वो हो जाएंगे कला असंबंध स्रोत। कैसे, अपन ने दो स्रोत ले लिया, इनसे दोनों से लाइट आ रही है, ये दो बल्ब हैं अपने पास में, दोनों से लाइट आ रही है। दोनों से जो लाइट आ रही है तो उन जो आने वाली लाइट से क्या आ रही है, लाइट किस रूप में आ रही है, तरंग के रूप में आ रही। तो ये जो दोनों से ये जो तरंगे चल रही हैं अपन यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे एक स्रोत ये है और दूसरा ये है अपने पास में, तो इन दोनों से जो है वो इस तरह से तरंगे चल रही हैं। अब इन तरंगों के बीच में यहाँ पे देखा अपन ने कि यहाँ पे कला का जो अंतर था, दोनों की कोणों में अंतर जो था, कलाओं में जो अंतर था वो पाई था। यहाँ पे भी दोनों की कलाओं में अंतर पाई, यहाँ पे भी पाई और यहाँ पे भी पाई, ये कहाँ पे भी आगे जा रहे हैं इस तरह से। तो हमेशा दोनों की कलाओं का अंतर जो है वो पाई रहे, समय के साथ बदल नहीं रहा है। अब देखा तो भी पाई है, 5 मिनट बाद में देखा तो भी पाई है, 10 मिनट बाद में देखा तो भी पाई है। तो इनसे जो लाइट आ रही है उनका कालांतर नहीं बदले तो उसको कह देंगे अपन कला संबंध स्रोत।
और अगर ये बदल जाए, जैसे यहाँ पे पाई था, यहाँ पे 2 पाई हो गया, यहाँ पे पाई/2 हो गया, इस तरह से अगर बदल रहा है तो उसको कह देंगे कला असंबंध स्रोत। ठीक है, तो अपन को यहां से केवल 2 परिभाषाएं लिखनी है, ये सारा बाकी जो है समझने के लिए था। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं और कला असंबंध स्रोत क्या होते हैं। ऐसे स्वतंत्र स्रोत जिनका कालांतर समय के साथ नियत रहे वो कला संबंध, और कालांतर समय के साथ बदल जाए वो कला असंबंध स्रोत हो। अब ये जो कला संबंध स्रोत जो हैं, ये व्यतिकरण के लिए क्या चाहिए अपन को, ये वाले चाहिए, कला संबंध स्रोत चाहिए। ये कला संबंध स्रोत जो है वो प्रकृति में ऐसे विद्यमान नहीं है कि एक बल्ब यहां जला दिया दूसरा यहां जला दिया तो दोनों कला संबंध होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर 2 अलग अलग बल्ब लिए हैं अपन ने तो वो कला संबंध नहीं होंगे। लेकिन कुछ विशिष्ट विधियां हैं जिनसे अपन कला संबंध स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। पहले जो 2 बल्ब कोई भी लिए गए, 2 प्रकाश स्रोत लिए गए, तो उनसे प्रयोग कर रहे थे अपन स्टार्टिंग में, तो अपन ने देखा कि वो दोनों जो हैं वो कला संबंध नहीं थे, उनका कला का जो अंतर था वो समय के साथ बदल रहा था। तो अपन ने फिर कला संबंध स्रोत प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट विधियां काम में ली। लेकिन आधुनिक में फिर और आगे रिसर्च हुई तो क्या पता चला कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत जो है ना, एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब जो है वो है आपकी लेजर लाइट। लेजर लाइट, अरे लेजर लाइट देखिए ना, तो वो जो लेजर लाइट होती है वह है 2, अगर आपने सेम कलर वाली लेजर लाइट ले ली, 2 एक ही कंपनी के 2 लेजर लाइट ले ली, उनसे फिर प्रकाश डालोगे लाल वाली जो लाइट आती है तो वो जो है वो कला संबंध स्रोत होंगे। ठीक है, तो ये थे अपने कला संबंध और कला असंबंध स्रोत। तो वीडियो को पॉज करो और ये जो है फटाफट नोट करो वीडियो को पॉज करके। हाँ तो देखो, नोट कर लिया हो तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है यंग द्विस्लिट हाँ तो नेक्स्ट देखिए, व्यतिकरण को समझाने के लिए थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। ठीक है, तो वो प्रयोग पहले तो उन्होंने दरअसल 2 प्रयोग किए थे। पहले जो प्रयोग किया था वह सूर्य के प्रकाश से प्रयोग किया, और पर्दे पर उन्होंने सूर्य के प्रकाश का जब व्यतिकरण प्राप्त किया तो पर्दे पर कई जगह पहले चमक, फिर थोड़ा अंधेरा, फिर चमक, फिर अंधेरा, फिर चमक, फिर अंधेरा, ऐसे चमक और थोड़ा कम चमक के कुछ धब्बे लगातार जो है एकांतर क्रम में उसको दिखाई दिए। ठीक है, तो उस प्रयोग से जो है उसने एक नया मॉडर्न प्रयोग और किया। उससे अपन जो है उस प्रयोग में व्यतिकरण को इतनी अच्छे से नहीं समझ सकते अपन। उसके बाद में उसी ने उस प्रयोग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो उसमें जो है व्यतिकरण प्रारूप अपन को बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। पहले वाले में अपन नॉर्मली अगर अपन करें तो उसको देख नहीं पाते। ठीक है, तो उसने एक और प्रयोग किया, तो वो जो सेकंड मॉडर्न प्रयोग जो था उसको स्टडी कर रहे हैं अपन। तो यंग का ये जो द्विस्लिट प्रयोग जो था ये क्या था कि यंग ने एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया। ये जो है अपने पास में एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया तो इससे लाइट जो है वो अपन सभी दिशाओं में दिखा देते हैं। देखो इस तरह से लाइट जो है वो इससे सभी दिशाओं में जा रही है। अब अपन इस दिशा में जाने वाली लाइट के बारे में बात करते हैं। इस तरह से जो लाइट है
वो जा रही है। इससे कुछ दूरी पे जो है अपन ने एक पर्दा एल काम में ले लिया। इससे कुछ दूरी पे अपन ने क्या लगा दिया, एक एल पर्दा लगा दिया, और इस एल पर्दे पर जो है अपन ने एक होल कर दिया, इस तरह से एक होल कर दिया। इस होल को नाम दे दिया अपन ने एस होल। पर्दे पर जो है एक स्लिट होल नहीं किया, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि पर्दे पे जो है अपन ने एक स्लिट बना दी इस तरह से। इस स्लिट को जो है अपन ने नाम दे दिया, ये स्लिट जो है एस स्लिट। तो जब ये जो प्रकाश है इस स्लिट में से जाएगा, एक पर्दा लगा दिया उसमें स्लिट कर दी, तो उस स्लिट में से जाएगा प्रकाश, तो वह तरंगागर के रूप में जाएगा। तरंगागर के रूप में जाएगा मतलब जो प्रकाश है वो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से। इस तरह से जो है प्रकाश जा रहा है। ये क्या है, तरंगागर है। तरंगागर के रूप में प्रकाश जा रहा है आगे। इसके आगे अपन ने एक और पर्दा एम लगा दिया। इसके आगे क्या कर दिया अपन ने, ये तो था अपना पर्दा एल, और ये जो है अपन ने एक और पर्दा लगा दिया, स्क्रीन एम लगा दी। इस एम स्क्रीन का ये जो तरंगागर है जब इस एम पर्दे पर गिरते हैं तो इस पर्दे पर अपन ने इस एस स्लिट से समान दूरी पर दो स्लिट S1 और S2 बना दी। यहां से दोनों जो है वो समान दूरी पर है, दो स्लिट बना दिए। अपन ने क्या किया, L के बाद में एक और पर्दा M ले लिया, और ये तरंगागर जो है जब M पर्दे पर आपतित होते हैं तो M पर्दे पर अपन ने दो स्लिट S1 और S2 बना दी, जो स्लिट S से दोनों समान दूरी पर है, मतलब ये दूरी और ये दूरी जो है वो बराबर है। तो यहां से ये तरंगा, अपन ने एक थ्योरी पढ़ी है कि तरंगागर का प्रत्येक बिंदु जो है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो ये जो S1 स्लिट है ये तरंगागर का बिंदु हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या हो गया, तरंगागर का बिंदु। तो ये S1 जो है वह नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, और यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी। क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी इन दोनों से। और द्वितीयक तरंगिकाओं से क्या बनते हैं, द्वितीयक तरंगागर बनते हैं। तो यहां पर जो है वो द्वितीयक तरंगागर बनेंगे। तो यहां S1 और S2 के आगे जो है अपन ने अलग अलग त्रिज्या के वृत्त बना दिए। अलग अलग त्रिज्या के जो है अपन ने वृत्त बना दिए इस तरह से। अलग अलग त्रिज्या के वृत्त बना दिए, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से अलग अलग त्रिज्या के अर्धवृत्त बना दिए। इस तरह से तो देखो और ज्यादा बना देते हैं अपन वृत्त। अब इनमें जो ये अर्धवृत्त बनाए हैं उनमें कुछ तो बना दिए अपन ने सतत, और कुछ बना दिए अपन ने असतत। क्या बना दिए, कुछ तो बना दिए अपन ने सतत और कुछ बना दिए असतत बना दिए। इस तरह से अपन ने अलग अलग त्रिज्या के जो हैं वो वृत्त बना दिए। देखो इस तरह से जो है अपन ने अर्धवृत्त बना दिए अलग अलग त्रिज्या के। इनमें से कुछ तो अपन ने सतत बना दिए और कुछ जो है वो असतत बना दिए। सतत मतलब है सीधी सतत रेखा बना दी, कंटिन्यू जुड़ी हुई। असतत मतलब डैश डैश से बना दी। सतत और असतत क्यों बनाए हैं, क्योंकि अपन को पता है तरंग जो है वो इस तरह से होती है, इस तरह से। ये जो बिंदु होता है तरंग का उसको कहते हैं अपन सरंग,
और ये जो बिंदु होता है इसको कहते हैं अपन गर्त। तो ये जो सरंग है इसको तो बना दिया अपन ने सतत, और ये जो गर्त है इसको बना दिया अपन ने असतत। तो यहां से जो द्वितीयक तरंगिकाएं या तरंगागर निकलेगी, मतलब तरंगे जो निकलेगी, उसको अपन ने सतत और असतत भागों में बांट दिया। तरंगे जो निकल रही है पहले उसमें सरंग आया, तो ये उस तरंग का सरंग है, फिर गर्त आएगा, फिर सरंग आएगा, फिर गर्त आएगा, इसी तरह से ये कंटिन्यू चलेगी। इस तरह से अपन ने ये जो अर्धवर्त बनाए हैं। तो अब देखो क्या होता है, इस अर्धवर्त में जहां पर जिस बिंदु पर दो सरंग या दो गर्त मिलते हैं, दो सरंग या दो गर्त मिलते हैं, जैसे एक सरंग ये हो गया, इसी से अगर मैं दूसरा सरंग ऐसे मिलाऊंगा तो दो सरंग या दो गर्त मिलेंगे, तो वो तरंगे क्या हो गई, ये अपने पास में ये दो क्या हो गए, दो कला संबंध स्रोत हो गए। अब इनसे जो है अपन ने ये द्वितीयक तरंगिकाएं मिला दी, तो दो तरंगिकाएं आ रही है। अब दोनों तरंगिकाएं जो हैं उनके सरंग आपस में मिले या गर्त आपस में मिले, तो वह कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा, समपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। और समपोषी व्यतिकरण हो जाएगा तो वहां पे तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे बात करें अपन, सरंग मिल रहे हैं दो, यहाँ पे दो गर्त मिल रहे हैं, यहाँ पे दो सरंग मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको मिलाती हुई जो है अपन ने, ये जो बिंदु हैं इनको मिलाती हुई अपन ने एक सीधी रेखा खींच दी। और बात करें अपन, यहाँ पे देखो दो गर्त मिल रहे हैं, और आगे कहा मिल रहे हैं, और आगे अपन ने बनाया नहीं, चलो यहाँ पे देखो दो सरंग मिल रहे हैं। तो जहां पे दो सरंग या दो गर्त मिलेंगे वहां पे कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। समपोषी व्यतिकरण होता है तो तीव्रता अधिकतम होती है, तो इन बिंदुओं की तीव्रता जो है वो ज्यादा होगी। और इन ज्यादा तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाकर के एक रेखा खींची जाए जो अपने पर्दे एन पर आपतित होती है, तो ये यहाँ पे ये रेखा जो है वह चमक उत्पन्न करती है, और इसको कहते हैं अपन दीप्त। ये यहाँ पे पर्दे पे जो है अपन को एक चमक दिखाई देगी, जिसको अपन दीप्त कहेंगे, कि दीप्त फ्रिंज बन रही है, वहां पे अपन को चमकीला दिखाई दे रहा है। फिर देखो, अगर किसी तरंग का सरंग और दूसरी तरंग का गरत मिलता है, इसके साथ ये सरंग है, इसके साथ में गरत मिलाऊं तो कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी। और विनाशी व्यतिकरण होता है तो तीव्रता कम होती है। तो देखो यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, देखो कहां पे ये रहा, इस एक तरंग का गर्त और दूसरे का सरंग मिल रहा है ना, मतलब बेस लाइन और डार्क लाइन मिल रही है, सतत और असतत लाइन मिल रही है। दूसरा बिंदु आपका यहाँ हो गया, इसी तरह से आगे बिंदु जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इनको मिलाती हुई अगर अपन रेखा खींचे इस तरह से, तो ये जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, अपना अदीप्त आएगा, मतलब डार्क आएगा, अंधेरा आएगा। इसी तरह से दूसरी साइड में भी देख सकते हैं अपन, ये हो गया और ये हो गया, डैश और हैज मिल रही है, डैश और डार्क लाइन मिल रही है, इनको मिलाते हुए भी लाइन खींची, तो ये जो है यहाँ पे क्या हो गई, अदीप्त हो गई। फिर से जो है लाइन, नेक्स्ट लाइन जो आएगी वो देखो, ये दीप्त डैश डैश मिल रही है, ये भी यहाँ पे भी समपोषी व्यतिकरण डार्क डार्क मिल रही है, तो ये जो है वापस क्या आ जाएगा, दीप्त आ जाएगा। ज्यादा चमकीलों को मिलाने वाला दीप्त लाइन और कम चमकीलों को मिलाने वाली अदीप्त लाइन। इसी तरह से यहाँ पे इन दोनों को मिलाने वाली दीप्त लाइन हो जाएगी, दीप्त लाइन। तो एन पर्दे पे जो है अपन को दीप्त का मतलब चमकीला भाग और अदीप्त का मतलब अंधेरा दिखाई देता है। दीप्त और अदीप्त जो है वो एकांतर क्रम में दिखाई देते हैं। यही जो था अपनी व्यतिकरण की परिभाषा थी, इसी से अपन व्यतिकरण को समझते हैं। तो यह था अपना यंग का द्विस्लिट प्रयोग। द्विस्लिट प्रयोग को एक बार दोबारा देखो। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में क्या किया अपन ने, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया, उस एक वर्णी प्रकाश स्रोत के आगे अपन ने एक पर्दा एल रख दिया, तो और एल पर्दे में एक स्लिट एस कर दी, अपन ने स्लिट कर दी छोटी सी। तो जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस स्लिट में से गुजरेगा
तो वह तरंगागर के रूप में गुजरेगा। तो ये जो है अपन ने इस तरह से गोलीय तरंगागर बना दिए। ये गोलीय तरंगागर जब एन के आगे रखे एक पर्दा एम पर आपतित होते हैं तो एम में 2 स्लिट कर दी अपन ने, S1 और S2 2 स्लिट बना दी। तो अपन ने एक थ्योरी पढ़ी है कि तरंगागर का प्रत्येक भाग नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। ये भी इस पर्दे पर आपतित हो रहा है, तो स्लिट S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और जिनसे क्या होगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी और द्वितीयक तरंगागर बनेगी। तो तरंगे जो होती है वह इस तरह से होती है, सरंग और गर्त के रूप में चलती है। तो इनसे अपन जो तरंग निकाल रहे हैं उनको सरंग और गर्त के रूप में चला रहे हैं। लेकिन सरंग को दिखाने के लिए अपन ने अर्धवर्त जो है वो सतत ले लिया और गर्त को दिखाने के लिए असतत ले लिया डैश डैश लाइन से। इस तरह से सरंग और गर्त जो है वो बढ़ाते जाएंगे आगे तक। इसी तरह से सेम इसके लिए भी सरंग और गर्त बढ़ा दी। अब अपन ने पढ़ा है कि संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, सरंग सरंग से और गर्त गर्त से मिलता है। ऐसे ही मिलती है तरंगे समान कला में। तो जहां पे सरंग सरंग से मिल रहा है और गर्त गर्त से मिल रहा है, ये जहां पे क्रॉस कर रहे हैं सरंग सरंग से और गर्त गर्त से, वहां पे ज्यादा चमकीले बिंदु होंगे और उन चमकीले बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींची जो पर्दे एन पर आपतित हो रही है, तो वहां पे अपन को दीप्त चमक दिखाई दी। इसी प्रकार सरंग गर्त से और गर्त सरंग से जहां मिलता है वहां पे अपन को न्यूनतम तीव्रता दिखाई देती है और उनको मिलाती हुई एक लाइन खींची तो पर्दे पर अपन को अदीप्त भाग दिखाई दिया। इस तरह से अपन को दीप्त और अदीप्त जो है एकांतर क्रम में दिखाई देते हैं, जिससे अपन व्यतिकरण को समझ सकते हैं, व्यतिकरण को बता सकते हैं। तो ये था अपना यंग का द्विस्लिट प्रयोग। तो वीडियो को फटाफट पॉज करें और पॉज करके भी जो है नोट करें आपकी स्क्रीन में जो लिखा हुआ है। हाँ भाई, वीडियो नोट कर लिया हो तो देखें। अब आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट जो है ये व्यतिकरण होता है। इसके लिए कुछ कंडीशन है भाई, कब होगा तरंगों का व्यतिकरण। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, क्या क्या शर्त होनी चाहिए व्यतिकरण के लिए। तो देखो अपन ने व्यतिकरण की जब परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो तरंगे आपतित हो रही हैं उन तरंगों का आवर्ती जो है वो समान होनी चाहिए। तो पहली शर्त क्या हो गई, पहली शर्त हो गई कि जितनी भी तरंगे जो हैं अध्यारोपित हो रही हैं उनकी आवर्ती समान होनी चाहिए। एक शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त जो है आयाम क्या होनी चाहिए, लगभग समान। तो दूसरी शर्त क्या हो गई, लगभग समान आयाम होना चाहिए, लगभग समान आयाम होना चाहिए। तीसरी शर्त देखो, दोनों स्रोत जो हैं उनके मध्य कालांतर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों स्रोत जो हैं वो समान कला में होनी चाहिए। तो तीसरी शर्त क्या हो गई, समान कला में हो, समान कला में मतलब समान कला में मतलब कला संबंध स्रोत। देखो 11वीं क्लास में आपने कालांतर के साथ ही पथांतर भी पढ़ा था। कालांतर होता है कला में अंतर और कला होती है स्थिति या कोण, और पथांतर होता है पथ का अंतर, जो दूरी चली है उसका अंतर। तो नेक्स्ट जो है
कि जो तरंगे अध्यारोपित हो रही है उनमें ज्यादा पथांतर नहीं होना चाहिए, पथांतर ज्यादा ना हो। मतलब एक तरंगे तो आ रही है भाई साहब, एक तरंग तो जयपुर से आ रही है और एक मुंबई से आ रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों तरंगे जो हैं वो लगभग दूरी जो है लगभग समान पथ तय करना चाहिए। जैसे दोनों तरंगे यहां से निकल रही है, मैं कहूं एक तरंगे बहुत पीछे से आ रही है, 1 किलोमीटर दूर से आ रही है, और एक तरंगे यहां से आप 1 किलोमीटर दूर तो खैर तरंग के लिए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपन बात करें कि तरंग एक तो बहुत दूरी से आ रही है, एक कम दूरी से आ रही है, तो दोनों जो है पथांतर ज्यादा नहीं हो, थोड़ा बहुत पथ का अंतर चल सकता है लेकिन ज्यादा पथांतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक देखो अपन ने अभी यंग के जो प्रयोग देखे थे, उस प्रयोग में जो स्लिट लिए थे उन स्लिटों के बीच में जो दूरी है, स्लिट के मध्य दूरी जो है वह ज्यादा ना हो। स्लिटों के मध्य जो दोनों स्लिट लिए थे, ऐसे स्लिट लिए थे ना S1 और S2, उनके मध्य ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना स्लिटों का जो आकार है, स्लिटों का आकार ज्यादा बड़ा न हो। स्लिट जो है वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। एक अपन ने अभी यंग के प्रयोग में कौन सा स्रोत लिया था, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, तो क्या होना चाहिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। और नेक्स्ट जो है वो आप इसी चैप्टर में लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो अभी याद रखो कि अगर अपना प्रकाश जो है वह दूरवित है, अपना जो प्रकाश या तरंगे आ रही हैं, सॉरी जो अध्यारोपित होने वाली तरंगे आ रही हैं वो दूरवित है। दूरवित का मतलब है तरंगे केवल एक ही दिशा में कंपन कर रही है। तरंगे वैसे प्रकाश निकलेगा तो वो सभी दिशाओं में कंपन करेगा, लेकिन दूरवित का मतलब हो गया कि वो किसी एक ही दिशा में कंपन कर रही हैं। तो अध्यारोपित होने वाली सभी तरंगों के दूरवित तल जो हैं वो समान होने चाहिए, दूरवित तल समान हो, दूरवित तल क्या हो, समान हो। तो ये जो है 8 कंडीशन है। तो ये था अपना व्यतिकरण। व्यतिकरण आगे जो है नेक्स्ट अभी और चलेगा, तो आज की क्लास इतनी थी। तो देखो डेली वीडियो पाने के लिए आप जो है चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दो, तो जैसे ही वीडियो अपडेट किया जाएगा आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू।